वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, मैं मोहम्मद महबूब अली। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाके देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस चैनल पे आपको किस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज दिया जा रहा है। और उसके बाद आप दूसरी वीडियो भी जाके देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप अंग्रेजी पढ़ के कैसे समझ सकते हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख ले। तो आज चलते हैं दोस्तों फिर अपने आज नए टॉपिक की ओर, कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ग्रामर से रिलेटेड यानी टॉपिक 1। तो दोस्तों चलते हैं कि आज हम ग्रामर के अंदर यानी कि ग्रामर कहे तो व्याकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं व्याकरण, और उर्दू में कहा जाता है इसे। दोस्तों, इस ग्रामर टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पहले नंबर पे कि आपको यहाँ पे एक नंबर पे दिखाई दे रहा है कि इस ग्रामर टॉपिक के अंदर किस तरीका से हमको पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पे हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है मूल अवधारणा, मूल अवधारणा, ठीक है। और उर्दू में कहा जाता है बुनियादी तसव्वुरात। तो बुनियादी तसव्वुरात के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो व्याकरण यानी कि ग्रामर और कवायद है ना, तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक का मतलब हो गया मूल, और उर्दू में कहा जाए तो बुनियादी। उसी तरीका से कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया जाके अवधारणा, है ना, जिसको उर्दू में कहा जाता है तसव्वुरात, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज हम सीखेंगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहला ही टॉपिक में रखा है एक नंबर पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट। जो चीज़ ऊपर बताया गया इसके अंदर हमने फर्स्ट नंबर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बुनियादी तसव्वुरात यानी कि मूल अवधारणा को लिया है। तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ इन का मतलब में, दिस का मतलब इस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर हमको क्या चीज पढ़ना है, तो इस सेक्शन के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमको 4 चीज पढ़ना है, जिसमें से पहला है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के अंदर यानी कि इसी को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। अल्फाबेट को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला, और उर्दू में देखा जाए तो इसको कहा जाता है हुरूफ तहज़ी, हुरूफ तहज़ी, हुरूफ तहज़ी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर लेटर्स, है ना। इंग्लिश में कहा जाता है इसे लेटर्स, और हिंदी में अगर कहे तो हम इसे वर्ण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उर्दू का देखें तो लेटर्स को ही और वर्ण को ही उर्दू में बोला जाता हुरूफ, ठीक है। और तीसरा इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमको पढ़ना है वर्ड यानी शब्द यानी कि लफ्ज के बारे में पढ़ना। चौथा देखे तो वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली, है ना, जखीरा। तो इससे रिलेटेड हमको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है। तो आज का मेन टॉपिक हमारा यहाँ पे है अल्फाबेट। आज का हमारा बेसिक आज का सबसे पहला टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ने वाले अल्फाबेट के बारे में, कि अल्फाबेट किसे कहा जाता है, अल्फाबेट होता क्या चीज है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला और उर्दू में कहते हैं हम हुरूफ तहज़ी। तो इससे रिलेटेड आज हमको नॉलेज लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अल्फाबेट है क्या, इसका डिफिनेशन क्या दिया हुआ, इसका यानी परिभाषा, यानी कि इसका जो तारुफ क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में यानी दूसरी वीडियो के अंदर हमने बताया था आप सबको कि इंग्लिश को किस तरीका से पढ़ के समझना है। तो अभी तो हम यहाँ पे समझेंगे जिस तरीका से इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ द। कंप्लीट का मतलब हो गया जाके पूरा, है ना, पूरा। सेट का मतलब एक तरह से ग्रुप, एक मजमुआ समझ लीजिए, समूह समझ लीजिए। ऑफ का
लेटर्स, यानी कि लेटर्स का एक कंप्लीट सेट इन अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में, है ना, यानी लैंग्वेज में लेटर्स का कंप्लीट यानी पूरा सेट जो होता है उसी को कहा जाता है, इज का मतलब है कॉल्ड, मतलब कहा जाता है द अल्फ़ाबेट। यानी कि लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो लेटर जो है हमारा 26 लेटर है, उसी के एक कंप्लीट सेट को जो है अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे ये जो सेट रहता है इस तरीका से रहता है, ए बी सी, है ना, डॉट डॉट करके जेड तक। जब ये समूह में रहेगा, एक तरह से समझ लिए एक जगह पे रहेगा, तब उसे जाके हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे। अन्यथा अगर इसमें से एक लेटर को हम बाहर निकाल देते हैं, अगर ये कहा जाए कि बी एक अल्फ़ाबेट है, तो नहीं, ये गलत बात है। बी अल्फ़ाबेट नहीं है, बी एक लेटर है। यही लेटर सब मिलके जो एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जिस तरीका से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया आपको, है ना, आप देखिए ए बी सी डी ई एफ, इस तरीका से जब हम जेड तक जाते ये एक ग्रुप में रहता, तब ये अल्फ़ाबेट कहलाता। अगर इस ग्रुप में से एक मेंबर को निकाल दिया जाए तो वो अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि लेटर कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में नोट दिया हुआ है, तो नोट को हम पढ़ लेते हैं कि आखिर नोट क्या है। जैसा कि एक नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट का जो संख्या है, नंबर मतलब संख्या यानी तादाद, है ना, तो अल्फ़ाबेट की जो संख्या है इज 1 इन इंग्लिश, अंग्रेजी में एक ही अल्फ़ाबेट है, यानी ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट है, ए से लेके जेड तक के लेटर को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो अंग्रेजी में क्या है, एक ही अल्फ़ाबेट है। एक पॉइंट याद यहाँ पे ये रखना है कि जो है अंग्रेजी के अंदर जो अल्फ़ाबेट की तादाद यानी नंबर जो होता है वो एक ही होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखें तो द अल्फ़ाबेट, है ना, तो अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, हुरूफ तहज़ी, इज है, सेट का मतलब एक तरह से जुड़ा हुआ यानी समूह, एक ग्रुप, है ना, ऑफ 26 लेटर्स, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर का एक क्या है, एक सेट है पूरा। यहाँ से आप इस तरीका से यहाँ जो आपको बताया गया यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीका से जेड तक जब जाते हैं हम, तब ये जो है ना एक अल्फ़ाबेट कहलाता। अगर इसमें से एक मेंबर को अगर हम निकाल देते तो वो अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। अब आगे देखते हैं इसी को हिंदी में क्या बात, जो चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया है कि द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, कि एक लैंग्वेज के अंदर जो है लेटरों का जब कंप्लीट सेट रहता है तब वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। अगर उसमें से एक लेटर को अगर हम निकाल के रख देते हैं तो फिर वो अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि वो लेटर कहलाएगा। वही चीज़, इसी चीज़ को उर्दू में, हिंदी में अनुवाद किया गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि पूरे समूह को इस तरीका से, जो ये जो एक समूह है ना, यानी को, खा, को, गो, इस तरीका से ज्ञा तक जो जाते हैं, ये एक समूह में है, एक ग्रुप के अंदर है, इसलिए इसको बोला जाता है वर्णमाला। अगर इसी में से हम, यानी कि इसमें से एक ठो को हम निकाल के बाहर कर देते, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं को, तो इसको हम वर्णमाला नहीं बोलेंगे, इसको हम सिर्फ वर्ण बोलेंगे। जब वर्णमाला, यानी कि जब वर्णमाला जब ग्रुप में रहेगा, एक मतलब कि समूह के अंदर, व्यवस्थित समूह के अंदर एक तरीका से रहेगा, तब जाके उसे क्या बोला जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया कि का, खा, गा, घा, डॉट डॉट जाके ज्ञा तक, ये पूरा एक तरह से पूरा सेट है, तो इस सेट को बोला जाता है वर्णमाला। अगर इसमें से एक चीज को हम निकाल के साइड में रख के कहते हैं कि ये घ, इसको निकाल के अगर हम कहते हैं कि ये वर्णमाला है, तो नहीं, ये वर्णमाला नहीं, सिर्फ वर्ण है, सिर्फ वर्ण है। जिस तरीका से यहाँ एक लेटर को निकाल के यहाँ पे जो इसको ला के रखा गया था, तो ये सिर्फ लेटर है, इसको अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। ठीक है, अब
कुछ इसके बारे में भी नोट जान लेते हैं, वर्णमाला के बारे में। तो सबसे अगला एक पॉइंट देखें नोट के अंदर, तो वर्णमाला को वर्ण अक्षर, वर्णमाला को ही वर्ण अक्षर, वर्ण कर्म, लेख आदि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट के अंदर आप ये जान लीजिए कि वर्णमाला को ही वर्ण अक्षर, वर्ण कर्म, लेख आदि भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट के अंदर हम देखें तो हिंदी में वर्णमाला को दो आधार पर बांटा गया। हिंदी में वर्णमाला को दो आधार पर बांटा गया है, एक उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पे जो वर्ण है वो 45 है। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? 45 है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो लेखन के आधार पे, तो लेखन के आधार पे जो वर्ण जो है वो टोटल कितना है? 52 है। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ पे भी नोट याद रखना है कि वर्णमाला से रिलेटेड जो यहाँ पे नोट बताया गया उसको आप याद रखें कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। उसमें से अगर हम अलग निकाल के काम कर देते हैं, निकाल के हटा देते हैं एक वर्ण को, तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट को भी याद रखना है, ऊपर बता दिया गया। अब चलते इसी को जो आपको अंग्रेजी में वहां लिखा गया है, ये जिस तरीका से कि द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फाबेट, कि एक लेटर के पूरे एक ग्रुप को जो है ना अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीका से उसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और अदर नाम था, दूसरा नाम भी था जो यहाँ पे एक नंबर में बता दिया गया। सेम यही कंडीशन को इसी को जो है उर्दू में तर्जमा किया गया है कि आप यहाँ पे देख ले कि जो चीज ऊपर इंग्लिश में हिंदी में बताया गया है उसी को यहाँ पे एक तरह से ये उर्दू लैंग्वेज में कॉपी किया गया है। जैसे कि हुर्फों के, तो यहाँ पे हुर्फो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे हुर्फो हाँ, हुर्फों के मुनज़्ज़िम मजमुए को हुरूफ तहज़्ज़ी कहते हैं। हुर्फों के जिस तरीका से वहां पे था लेटर है ना, ऑफ लेटर्स, तो लेटर्स तो वही हुर्फो है ना, उसी तरीके जैसे वहां वर्ण बता दिया गया, उसी के मुनज़्ज़िम यानी व्यवस्थित, यानी एक तरह से कंप्लीट सिस्टमेटिक है ना, मजमुए को एक तरह से ग्रुप, एक सेट को है ना, को हुरूफ तहज़्ज़ी कहते हैं। तो जो चीज आपको अंग्रेजी में वहां लिखा गया है कि द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन आवर लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फाबेट, तो वही चीज को आपको हिंदी में भी अनुवाद करके लिखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वहां पे लेटर्स था, यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित एक तरह से कंप्लीट यानी सिस्टमेटिक समझ लीजिए आप, ग्रुप यानी एक तरह से सेट समझ लीजिए, या ग्रुप भी आप बोल सकते हैं, समूह है ना, वही चीज को आपको यहाँ पे उर्दू में बताया गया। अब कुछ इसका मिसाल भी देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे अलिफ है ना, मिसाल के अंदर क्या अलिफ बा है ना, तो यहाँ पे पा हो गया है ना, टे है ना, अलिफ बे पे ते है ना, तो ये इस तरीका से जाके यहाँ तक चलेंगे। तब यानी जब ये मजमुए के अंदर रहेगा, एक ग्रुप के अंदर रहेगा, इस तरीका से ये जब जुड़ा हुआ रहेगा तब ये क्या कहलाएगा, आपका हुरूफ तहज़्ज़ी कहलाएगा। अगर आप इसमें से एक को भी निकाल लेते, जैसे हम यहाँ पे से ते को निकाल लिए, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ते क्या है, हुरूफ तहज़्ज़ी है या हुरूफ है, तो ये सिर्फ हुरूफ है, यानी कि इसको सिर्फ ये हुरूफ तहज़्ज़ी नहीं बल्कि ये सिर्फ क्या, ये एक हर्फ है ना। तो जब कई हर्फ मिलके एक जगह पे जब जमा रहते हैं तो हुरूफ बन गया। उस हुरूफों को क्या बोला जाता है, पूरे एक मजमुए को क्या बोला जाता है, हुरूफों के मजमुए को हुरूफ तहज़्ज़ी कहा जाता है। अब आगे देखें, इसका भी कुछ नोट है। तो यहाँ पे नोट में हमने बताया, लिखा है कि उर्दू में हुरूफ तहज़्ज़ी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू में हुरूफ तहज़्ज़ी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो दो हिस्सों में जो तकसीम किया गया है ना, तो उर्दू में उर्दू जबान के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हुरूफ कितने होते हैं,
हरूफ की तादाद कितनी हो गई? 52। उसके बाद देखो, तो ये जो दो ग्रुप में बांटा गया, तो आप कौन कौन सा ग्रुप है? दो हिस्सों में तकसीम तो किया गया। एक को कहा जाता है हरूफ, एक को कहा जाता है मुफरद हरूफ। मुफरद का मतलब होता है अकेला। मुफरद का मतलब क्या हो जाता है? अकेला, अकेला यानी एक, है ना, हरूफ। तो ये आपका, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अलिफ, तो ये अलिफ एक मुफरद हर्फ बन गया, है ना। फिर बा, तो इसको भी अगर अलग से हम देखें तो ये भी मुफरद हर्फ बन गया, ठीक है। इसकी तादाद यानी नंबर यानी संख्या जो होती है वो 37 है। तो मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है? 37 है, ठीक है। आगे हम देखें तो दूसरा हिस्सा देखें, तो दूसरा हिस्सा में रखा गया मुरक्कब हरूफ। तो मुरक्कब का मतलब होता है एक तरह से जमा, एक से ज्यादा, आप समझ लीजिए, है ना। ये अकेला नहीं होता, एक तरह से ये एक से ज्यादा होता है। तो एक से ज्यादा होता है ना। जैसे बे में हे लगा भे, पे में हे लगा फे, ते में हे लगा थे, ते में हे लगा थे, है ना। तो इसकी तादाद 15 है। नोट में आप यहाँ पे देखें, नोट में क्या बताया गया आपको? नोट में यहाँ पे बताया गया है कि मुफरद हर्फ, मुफरद हर्फ में आप कोई भी मुफरद हर्फ, मुफरद हर्फ में आप हे को जोड़ दें। जब आप हे को जोड़ देते हैं यानी लगा देते हैं, तो वो मुरक्कब हो। पॉइंट याद रखना है और इसकी पहचान भी याद रखना है। यहाँ से भी आपका सवाल के अंदर, आपका इम्तिहान के अंदर सवाल बनता है कि मुफरद हर्फ कौन है? तो मुफरद का मतलब अकेला, यानी जब कोई भी हर्फ जब अकेला रहेगा, वो किसी से मिलके नहीं बना है, तब वो मुफरद हर्फ कहलाएगा। जैसे अलीफ, बा, पा, ता, यानी कि ये तक, इसकी तादाद 37 है। और जब मुरक्कब हर्फ की बात करें तो आपको हे लगा के बनाया जाता है। तो जैसे ही आपको ये हा आपको दिख जाए, तो समझ लीजिए कि ये कौन सा हर्फ बन गया? ये मुरक्कब हर्फ बन गया, ठीक है। तो ये आज का था कि अल्फाबेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट दे देते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो टेस्ट को बोला जाता है आपका हिंदी में परीक्षण, यानी आजमाइश। आजमा लेते हैं कि हमने क्या चीज पढ़ा है, देखते हैं कहाँ तक ये आया। तो कुछ क्वेश्चन हमने हिंदी से लिया, कुछ क्वेश्चन उर्दू से लिया, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से लिया। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश को ही दिया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड, यानी कि लेटरों के पूरे सेट को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो लेटरों के पूरे सेट को, जब ये सेट में रहेगा, एक ग्रुप के अंदर रहेगा, तो इसको कहा जाता है क्या? अल्फाबेट, ठीक है। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। अब आगे देखें, दूसरा सवाल, अल्फाबेट इज सेट ऑफ डैश लेटर्स, कि अल्फाबेट जो है ना, वो डैश लेटरों का एक सेट है, एक ग्रुप है। तो कितने लेटरों का एक सेट है? तो अंग्रेजी में जो अल्फाबेट है वो 26 लेटरों का सेट है, जो आपको ऊपर बता दिया गया था, ठीक है। आगे देखें आप, तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे कि हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने, द अल्फाबेट, अल्फाबेट इन इंग्लिश, कितने अल्फाबेट है इंग्लिश में? अल्फाबेट कितने अंग्रेजी में? तो 1, एक ही है जो नोट के अंदर बताया गया था। आगे देखें आप, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या डैश है, यानी कि किस तरीका से बोलना चाहिए हिंदी भाषा को, उसके आधार पर जो वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसके आधार पर कितनी है? 45 है। कितनी है? 45 है।
उसके बाद देखिए आप 5वां क्वेश्चन, वर्ण कर्म को ही डैश कहते हैं, यानी वर्ण कर्म किसको कहा जाता है? तो वर्णमाला को ही वर्ण कर्म कहा जाता है। वर्णमाला को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कर्म कहा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखें तो आपको यहाँ पे डैश के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। किस आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या जो है वो 52 है? तो उच्चारण के आधार पे तो 45 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये लेखन, यानी कि किस तरीका से हिंदी भाषा को लिखना चाहिए उसके आधार पे वर्णों की संख्या कितना है? 52 है। आगे देखें 7वें नंबर का क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब 3 क्वेश्चन हमने उर्दू से ले लिया है, आप इसको भी देख लीजिए 8वें नंबर पे कि मुरक्कब हुरूफ की तादाद डैश है। तो मुरक्कब हुरूफ की तादाद हमने कितनी बताया? 15। तो मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है? 15। आगे देखें 9 नंबर का सवाल, बे में हे लगा भे हुरूफ को डैश कहते हैं, यानी कि हे लगा हुआ। हमने बताया था आपको कि जब मुफरद हुरूफ के अंदर हे लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता? मुरक्कब हुरूफ बन जाता। तो इस डैश में यही मुरक्कब हर्फ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 10वें नंबर में क्या बोल रहा है कि मुरक्कब हुरूफ कैसे बनते हैं? तो मुरक्कब हुरूफ कैसे बनते हैं? अब ये तो ऊपर बताया गया था, है ना, कि मुरक्कब हुरूफ जो बनता है वो मुफरद, यानी कि अकेला जब रहता मुफरद हर्फ में क्या करना है? हे को जोड़ देना। जब हे लगा के हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मुरक्कब हुरूफ बन जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ाबेट क्या चीज़ होता है। पूरे कंप्लीट सेट को ही हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट। अगर उसमें से एक लेटर को निकाल लेते तो वो अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि लेटर कहलाएगा। आपको यहाँ पे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड सारे चीज़ दिया जाएगा कंटेंट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।